Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of June 2024. तो गाइज आज तारीख 25 जून 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सीन रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा परसों के वीडियो में हमने एक एक्ट के बारे में, एक कानून के बारे में बात की थी जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। तो ये लॉ इसलिए लेकर आया गया है ताकि जो पेपर लीक वाली समस्याएं हैं इनको रोका जा सके। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पर्टिकुलर लॉ है दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में जो ये धांधली हो रही है, जो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, इसको रोकना और ये इंश्योर करना कि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी बनी रहे। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है इसके अंदर में ये बोला गया है कि एग्जाम जब चल रहा होगा, ड्यूरिंग द एग्जाम जो एक अनऑथोराइज स्टडी मटेरियल है, ये अगर किसी के पास में प्राप्त होता है तो वो भी एक अनफेयर मीन्स है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूपीएससी है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो एग्जाम्स हैं उसको भी इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कवर किया गया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लेना। आगे मैं बहुत सारी जो स्टैटिक पोर्शन है स्पेशली पॉलिटी का वो भी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पूरा मैटर क्या है ज़रा ये समझ लेते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया है। बात यह है कि केरला का नाम बदलकर केरलम करने को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और लास्ट ईयर भी इसको लेकर कई सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हुए थे। लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि जो आज केरला है इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। और इसी को देखते हुए दोस्तों केरला की जो असेंबली है उन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिया है। आप यूनानिमस का मतलब समझिए कि उस असेंबली में जितनी भी पार्टीज हैं सबकी सहमति के साथ में दोस्तों ये रेजोल्यूशन लेकर आया गया है, रेजोल्यूशन पास किया गया है। और इस रेजोल्यूशन के तहत यहाँ पर मांग यही है कि भाई संविधान में अमेंडमेंट करके और जो यहाँ पर नाम है केरला का वो बदल कर केरलम कर दिया जाए। ये बेसिकली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया गया। अब ये रेजोल्यूशन कौन लेकर आया? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। दोस्तों ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के साथ में आते हैं और मांग करते हैं नाम बदलने की। इनका कहना है संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 3 है इसका इस्तेमाल कीजिए और केरला का नाम चेंज कीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं या जो नाम है वो हम आर्टिकल नंबर 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के बेसिस पे कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा आगे मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ चल रही है, आपको समझ में आ गया। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ही दोस्तों ये न्यूज़ रखी हुई है, तो हमारे लिए काफ़ी रेलिवेंट भी है। यहीं पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार जो ये वर्ड है केरलम, इसी को क्यों चूज किया गया, क्योंकि लगभग मैच ही हो रहा है। केरला है तो केरला से केरलम करने की मांग क्यों की जा रही है वो भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए अब पहले जानते हैं कि आखिरकार किसी पर्टिकुलर स्टेट का अगर हमें नाम बदलना हो तो क्या वो आसान काम है? अगर आसान होता तो हर कोई राज्य कभी कोई नाम बदलता रहता, दूसरा नाम रखता रहता। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। इसके लिए यहां पर आपको पढ़ना होगा संविधान। स्टेट का नाम चेंज करने के लिए हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे प्रावधान हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि राज्य का नाम बदलने की ताकत भी किसी राज्य के पास में नहीं है, वो प्योर ताकत पार्लियामेंट के पास में है।
पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि उस राज्य का नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। ये बात कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये सारी पावर पार्लियामेंट को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से दी है? आर्टिकल 3 से, है ना। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 3 है वही बोलता है भैया पार्लियामेंट के पास पावर है। और पार्लियामेंट यहां पर क्या कर सकता है? हमारे बाउंड्रीज का जो एरिया है वो चेंज करना चाहे, स्टेट को छोटा बड़ा करना चाहे वो कर सकता है, या जो स्टेट का नेम है दोस्तों वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आई। पार्लियामेंट के पास में पावर है, और ये पावर कहां से आती है? आर्टिकल नंबर 3 से, पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन। ठीक, अब बात आती है प्रपोजल की। इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, या इसका पूरा प्रोसीजर कैसा होता है, यानी कि कैसे नाम बदला जाता है। तो दोस्तों पहले अगर हम केरला का देखें तो ध्यान रखिए, एक स्टेट का नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करनी होगी पार्लियामेंट में, या फिर उस स्टेट असेंबली के माध्यम से, यानी उस राज्य की जो असेंबली है। जैसे अभी केरला की असेंबली ने प्रपोजल अपना, या फिर कह सकते हो कि जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर पास किया, तो वो उनकी असेंबली से यहाँ पर ये पूरा मामला शुरू हुआ। तो या तो ये मुद्दा पार्लियामेंट से शुरू हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो स्टेट असेंबली है वो इस मुद्दे को उठा सकती है। ठीक है, अब होता यह है, जो हमारा स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो एक पूरा प्रपोजल भेजता है रिजोल्यूशन के फॉर्म में हमारी केंद्र सरकार को। यानी केंद्र सरकार से कहता है हम अपने राज्य का नाम बदलना चाहते हैं। अब वो केंद्र सरकार उस मामले को पार्लियामेंट में पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में ये मैटर बिना प्रेसिडेंट के नहीं जा सकता। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। इस वजह से ये लाइन लिखी हुई है, इन पार्लियामेंट द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा तब ये बिल रखा जाएगा, देन उसके ऊपर वोटिंग होगी, जो भी यहाँ पर अप्रूवल होगा उसके बेसिस पर यहाँ पे डिसीजंस लिया जाएगा कि राज्य का नाम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट का एक रेलिवेंट रोल। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अब सपोज मान लो कोई राज्य है जिसका नाम बदलने वाला है, या अपना नाम वो बदलना चाहता है। ठीक है, तो वो जो स्टेट है वो यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेगा एक बिल के साथ में, एक बिल लाएगा कि हाँ भैया हमें अपना नाम बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बिल दिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, अब वहाँ की असेंबली को दिया जाएगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल सेंड किया जाएगा। इसका प्रोविजन हमारे संविधान में ओरिजिनल नहीं था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल वगैरह लाने का और इसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास देने का, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये हमारे संविधान में संशोधन करके लाया गया था। वो जो 5वां संशोधन हुआ था, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, इसके तहत ये वाला सिस्टम लेकर आ गए। एक ऐसा प्रोविजन जहां पर बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, वहां पे उनको हमें देना पड़ेगा। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इस बिल के ऊपर अपने व्यूज प्रेजेंट करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, उसमें व्यूज प्रेजेंट किया जाएगा कि भैया ये है, हाँ बिल्कुल हम नाम बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। देन अब जो भी व्यूज यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन डिसमिस भी कर सकता है। यानी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू यह है कि भैया हमें चेंज करना, ये नाम रखना है, पार्लियामेंट चाहे तो मना कर सकता है, भैया हम आपका ओपिनियन नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये सारे सजेशन चले गए पार्लियामेंट के पास में, सब कुछ डेटा चला गया, तो वो जो बिल है दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशंस होंगे पार्लियामेंट में। सिंपल सी बात है। अब बिल को पास करने की बात की जाएगी, क्योंकि बिल पास होगा तभी तो कानून बनेगा, तभी तो नाम चेंज होगा। और अगर बिल पास ही नहीं होगा तो कैसे नाम बदलेगा। तो ये जो बिल है दोस्तों सबसे पहले भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। देन उसके बाद में जो ये बिल है इसको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर मान लो अप्रूवल मिल जाता है तो ये लॉ बन जाएगा, और लॉ बनने के बाद में सीधा स्टेट जो है अपने नाम को चेंज कर सकता है। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि केवल इससे भी काम नहीं होगा। मान लिया पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, आपको सारे अप्रूवल मिल गए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, अब यहाँ पे आप कह सकते हो नाम बदल सकते हो। ऐसा भी नहीं है। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ साथ दोस्तों कई सारे और भी संस्थाएं हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे ज़रूरी है। उनका एक सर्टिफिकेट लेना होगा उनसे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी उन इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं है नाम बदलने में, ऐसा उनसे सर्टिफिकेट लेना होगा। इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, क्योंकि रेलवेज को भी तो कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे अपने यहाँ पर। जो पहले केरला मेंशन कर रहे थे, हर जगह पर केरलम करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, ये जो एजेंसियां हैं दोस्तों,
इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये इनको कोई तकलीफ नहीं है, आप नाम बदल लीजिए। और सारे अगर सर्टिफिकेट ये सभी इंस्टीट्यूशन दे देते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट जमा कर देना है किसके पास में, हमारे गृह मंत्रालय के पास में, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में। अब जैसे ही होम अफेयर्स को ये सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, वो यहाँ पे अप्रूवल दे देंगे। अब यहाँ पे आप सारा काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे आराम से स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। अब थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जिसकी मांग की जा रही है नाम बदलकर केरलम किया जाए, ये रेजोल्यूशन क्या बोलता है? केरला, पूरा केरला ये बोलता है कि देखिए, अगर हमारे स्टेट की बात करें तो मलयालम में इसको केरलम ही बोला जाता है, और मेन चीज़ तो केरला की मलयालम ही भाषा है ना। तो जब राज्य भाषा के आधार पर बांटे गए थे तो यहाँ पर वो केरला भी है, तो बेसिकली मलयालम में उसको केरलम बोलते हैं। तो केरला क्यों कहना, ये उनका कहना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो केरला बना था, राज्य बना था, ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 में बना था। लेकिन ये राज्य बना भाषा के आधार पर कि हाँ, ये लोग हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इनकी मलयालम भाषा है, इस बेसिस पर इनको एक नया राज्य दे दिया और नाम दे दिया केरला। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब मलयालम भाषा के आधार पर राज्य बनाया तो मलयालम में तो केरलम बोलते हैं ना, तो केरलम नाम रखा जाए। इसी के लिए यहाँ पर ये सारा का सारा जो चेंज हो रहा है, ये आपको खबरों में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों, एक यूनाइटेड केरला की जो डिमांड है, अगर आप इसको देख पाओगे तो सारे के सारे जो मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल इस तरीके का, मैंने जैसे बोला यूनानिमसली पास हुआ, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि हाँ, इसका केरलम नाम कर देना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब थोड़ा सा केरला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं केरला राज्य की, तो यहाँ पर कई सारे लोग जो मलयालम भाषा बोलते हैं, और ये जो केरला है कई सारे अलग अलग राजाओं के थ्रू, प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू रूल किया जा चुका है इतिहास में। 1920 में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों, एकया केरला मूवमेंट जो है, यूनिफाइड केरला मूवमेंट, वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ा, और वहाँ पे इस मूवमेंट के तहत डिमांड की गई थी एक सेपरेट स्टेट की। जितने लोग मलयालम बोल रहे हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हो गए, उनकी मांग थी हमें एक अलग से राज्य दे दिया जाए, और ये मांग उठी 1920 में। और इसके अंदर में जो मालाबार है, कोची है, त्रावणकोर है, इन सबको एक टेरिटरी में लाने की कोशिश की गई कि भाई ये सब टेरिटरी एक करके हमें एक अलग से राज्य दे दिया जाए। तो इसके बेसिस पर मांग तो बहुत पहले से चल रही थी, आपने वो साल देख लिया। अब ये होता कैसे, जरा इसको समझिए दोस्तों। जो केरला का जो मतलब जितने प्रिंसली स्टेट है, क्योंकि पहले प्रिंसली स्टेट था, राजा रजवाड़ों वाला हिस्सा था ये, तो इसका जो मर्जर वगैरह हुआ है, ये मेन स्टेप था। और ये सब हुआ है दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद, देश की आज़ादी के बाद। तारीख थी 1 जुलाई 1949। 1 जुलाई 1949 को दो स्टेट्स जो हैं, स्टेट ऑफ त्रावणकोर एंड कोची, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और एक नया स्टेट बनता है त्रावणकोर कोचिन स्टेट। और जब बाद में डिसाइड किया गया था कि हम एक स्टेट को भाषा के आधार पर बनाएंगे, तो उसके बेसिस पर, अब भाषा के आधार पर बनाने की बात हो रही थी, उसी को देखते हुए दोस्तों, जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, हमारी केंद्र सरकार की एक बॉडी है, इन्होंने रेकमेंड किया कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर सभी एरियाज को लेकर आइए जहां पे मलयालम बोला जाता है, आप लोग भी राजी हैं तो आप मिलकर एक नया स्टेट बना सकते हैं जिसका नाम होगा स्टेट ऑफ केरला। यह मुद्दा पहुंचा कमीशन के पास। अब ये कमीशन था दोस्तों अंडर सैयद फजल अली। तो इनके अंडर में जो कमीशन था उसने भी यहाँ पर यही रिकमेंड किया कि ठीक है, आप यहाँ पे मालाबार और कासारगोड का जो ताल्लुक है, इन सबको मलयालम स्पीकिंग राज्य जो है, जो स्पेशली जहाँ पे मलयालम बोलने वाले लोग हैं, उन सब में मिला दीजिए, और ये सब मिलकर एक नया राज्य बन जाएगा केरला। तो ये सब कुछ डिसाइड करते करते दोस्तों, ये तारीख हो गई 1 नवंबर 1956। समय कितना लग गया, लंबा समय लगा। देन उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद में जो केरला है वो एक राज्य बनकर आया। ठीक है, लेकिन मलयालम में जो ये स्टेट है, इसको केरलम ही बोला जाता है, इंग्लिश में इसको केरला बोला जाता है। इस वजह से लोग मांग कर रहे हैं कि जब हमारी भाषा के आधार पर इसको बनाया गया तो उसका नाम केरलम ही कर दिया जाए, हर कोई व्यक्ति इसको केरलम से ही बुलाए। समझ गए, ये पूरा होलिस्टिक इशू इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। मैंने हर एक बेसिक पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि केवल न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के चले जाना वो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। इसके पीछे ये डेटा पढ़ना होगा, थोड़ा टाइम लगता है रिसर्च करने में, आपके सामने इसको प्रेजेंट करने में, लेकिन आपको इसको लेकर बहुत हेल्प मिलेगी। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा ना, जैसे ये आर्टिकल हमने पढ़ा, इस आर्टिकल के पीछे कितना सारा बैकग्राउंड डेटा था। आर्टिकल छोटा सा है लेकिन इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है।
ऐसे ही दोस्तों और भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, इनके पीछे भी ढेरों बैकग्राउंड डेटा है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो उन सब डेटा को कंपाइल करके दिया जाता है आपको एक पर्टिकुलर पीडीएफ में, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। दोस्तों एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहां पे आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर रहता है। टेंशन नहीं है, किसी दिन अगर आपका कुछ छोटा है कंटेंट या नोट्स बनाने भूल गए हो, न्यूज़पेपर पढ़ना भूल गए हो, वीडियो देखना भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक दिन का वहाँ पे करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है और पिछले 2 साल से सारा डेटा अपलोड हो रहा है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे गारंटी है, कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको खुद भी दिखेगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं मुझे कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में दूसरा हमारा एक और रेलिवेंट आर्टिकल हमारे अखबार में, न्यूज़पेपर में, द हिंदू के प्रेजेंट है। ये बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल को देखकर पहले जो 6 ब्लॉक्स हैं दोस्तों, इनके अंदर माइनिंग करने का अप्रूवल दे दिया है। और आज के समय पर हमारे माइन मिनिस्टर कौन है, खनन मंत्रालय को संभालने वाले जो मिनिस्टर हैं वो हैं जी किशन रेड्डी। तो इन्होंने कल के दिन दोस्तों यहाँ पर ऑक्शनिंग कर दी है, एक फ्रेश ऑक्शनिंग दे दी है लगभग क्रिटिकल मिनरल के अंदर में जो कई सारे ब्लॉक्स हैं, स्पेशली 6 ब्लॉक्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज को थमा दिए गए हैं। पहले ही प्रॉमिस किया गया था कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, इसमें खनन किया जाएगा। तो उनका कहना यह है कि जो ये ऑक्शनिंग है, ऑक्शनिंग मतलब क्या होता है, नीलामी करना है ना। ये सब जो माइनिंग होती है, जितने भी यहाँ पर ये एरिया होते हैं जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल प्रेजेंट होता है, उस एरिया की नीलामी की जाती है, बोली लगवाई जाती है। ठीक है, बोली लगवाने के बाद में यहाँ पे जिसके हाथ में आएगा फिर वो वहाँ पे वो खनन करके इन क्रिटिकल मिनरल्स को निकालेगा। क्रिटिकल मिनरल आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे देशों के लिए। स्पेशली क्रिटिकल मिनरल में आपका क्या हो गया, लिथियम हो गया, फॉस्फोराइट हो गया, ग्रेफाइट, मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो पहली जो माइनिंग एक्टिविटी होगी दोस्तों वो इन्हीं सब क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने की होगी। और ये मिनरल्स निकाले जाएंगे उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। इस वजह से ये पूरा का पूरा हॉलिस्टिक मामला चर्चाओं में है। और अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, मैंने जैसे बोला एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस 0 है, लेकिन यही आर्टिकल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट भी है, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। तो ये जो खबर है ये बेसिकली एक सोर्स है कि हमें पढ़ना क्या है। अब हमें पता है, हमने सिलेबस देखा है, तो हमें पता है कि हमें ये पढ़ना है, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा। दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित पहला क्वेश्चन यही है कि आपसे पूछा जा सकता है सामने ही, बताइए क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हो खनिज पदार्थ है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल। यानी मान लो एक देश है, सपोज इंडिया की बात कर रहे हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। अब सपोज यहाँ पे पोल्यूशन कम करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो उसमें हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बैटरी किससे बन रही है, लिथियम से बन रही है। लिथियम क्या है, क्रिटिकल मिनरल है। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से जो क्रिटिकल मिनरल है वो एक पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ आ गया। अब दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स का डिक्लेरेशन सुनिएगा। कहने का मतलब है कई सारे देश ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये बोल चुके हैं, घोषित कर चुके हैं कि हमारे देश के लिए इतने क्रिटिकल मिनरल सबसे ज़रूरी हैं। अब क्रिटिकल मिनरल में कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका बोल चुका है इनमें से 50 मिनरल हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। जापान कहता है हमारे लिए 31 मिनरल ज़रूरी है। यूके बोलता है हमारे लिए 18 मिनरल्स ज़रूरी हैं। यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हमारे लिए ये 34 मिनरल्स ज़रूरी हैं। कनाडा बोलता है हमारे देश के लिए 31 मिनरल ज़रूरी हैं। क्वेश्चन ये है इंडिया क्या बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में, उन्होंने भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स को भारत के लिए सेट करके रखा है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश के विकास के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोल्बेडियम, नायोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकॉनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम।
ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल है दोस्तों, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं आपके बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है आप देखेंगे। रीज़न वो छोड़ो, पहले ये देखो लिथियम की डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। 2017 से कंपैरिजन करेंगे 2022 में तो 3 गुना ज़्यादा लिथियम की डिमांड बढ़ चुकी है। क्यों? लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में, और आजकल बड़े बड़े कंट्रीज़ के बड़े बड़े क्लाइमेट गोल्स हैं कि हमें अब इतने सालों में पोल्यूशन कम करना है। तो वो सब कैसे हो पाएगा? वो सब हो पाएगा लिथियम के थ्रू, जब बैटरीज बनाई जाएंगी उसी को यूज़ करके, है ना। तभी तो आप अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हर एक देश में एक सोर्स होता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब भारत में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण ट्रांसपोर्टेशन से होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जलेगा तो प्रदूषण तो होगा ही, कार्बन एमिशंस होंगे। तो उनकी बजाय यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहिए तो ऑब्वियसली बात है बैटरी ही ना। तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि देख पाएंगे किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ी है। आपस में देश भिड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ये क्रिटिकल मिनरल्स है ना, ये भरपूर मात्रा में, थोड़ा थोड़ा तो सब जगह है, लेकिन भरपूर मात्रा में केवल कुछ ही देशों में। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास में 55% लिथियम रिजर्व्स हैं, चाइना के पास में 60% रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि एक अफ्रीकन देश, के पास में 75% कोबाल्ट है, इंडोनेशिया के पास में 35% निकल है, और चिली के पास में 30% कॉपर रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सेलेक्टेड कंट्रीज के पास में भरपूर मात्रा में है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इन क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस तो है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाई चुका हूँ इंपॉर्टेंस में, भाई इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा दे पाएंगे। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर उसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सभी जगह पर क्रिटिकल मिनरल्स की हाई रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इसको देखते हुए अपने पास एक लिस्ट भी है, जैसे ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको ये नजर आएगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात यह है केरला से ही अगेन एक और खबर है, वहाँ के वायनाड वाला जो रीजन है, वहाँ पे एक फॉरेस्ट टीम ने 10 साल के जो टाइगर है, 10 साल का एक टाइगर है, उसको यहाँ पर कैप्चर किया है। ये जो टाइगर है ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में घुस गया जहाँ पे इंसान रह रहे थे, और वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स को लगातार मार रहा था। उसके बेसिस पर इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ, इस बिग कैट को पकड़ लिया गया। अब कैप्चर करने के बाद में एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग करने के बाद में इसको जो हमारे केरला के अंदर में लायन सफारी पार्क है वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से एक खबरों में चल रहा था, 2-3 जगह कवर किया गया था, अलग अलग न्यूज़पेपर में भी चर्चाओं में है, इस वजह से सोचा डिस्कस कर लें। अब कहोगे इसमें डिस्कशन के लिए है क्या? अगर कुछ चीज़ पूछी जा सकती है, क्या पूछा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनते, आपको ही पता है। ये जो न्यूज़ है हमारे काम की नहीं है, ये थोड़ा पूछा जाएगा कहाँ पे क्या हुआ, ये इंसिडेंट नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए आपका एक रिवीजन हो जाएगा, टाइगर के बारे में जान के रखिएगा। टाइगर अक्सर न्यूज़ में बना रहता है, कई सारे एग्जामिनेशन, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जब टाइगर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी सब स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जैसे एक है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, और दूसरा है पैंथेरा टिग्रिस सुंदाइका। ठीक है, ये 2 अलग अलग टाइगर की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे 13 देश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडिया भी है। उसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। इन कंट्रीज़ के अंदर में ये टाइगर पाए जाते हैं। लेकिन IUCN की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उससे ये पता चला है कि टाइगर की पॉपुलेशन कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्यों? उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई, हंटिंग वगैरह हो रही थी, इस चक्कर में ख़त्म हो गई। समझ गए? अब बात होती है प्रोटेक्शन स्टेटस की। तो IUCN के अंदर में अगर आप देख पाएंगे तो टाइगर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में प्रजाति है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। कहने का मतलब है इसका जो व्यापार वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, उस पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, आप ऐसे ये काम नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन के अंदर में प्रोटेक्शन स्टेटस ही पूछा जाता है, तो मैंने डायरेक्टली आपके सामने मेंशन कर दिया है। अगेन एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल,
जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत और पाकिस्तान के जो डेलीगेशंस है, दोनों तरफ से जो ग्रुप हैं कई सारे लोगों के, वो सब जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं ताकि जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बार इंस्पेक्ट किया जा सके, उनके ऊपर निगरानी मारी जा सके। अब दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक डेटा समझना होगा। समझना यह होगा कि आखिरकार ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में रहती है, कई बार चर्चाओं में रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी ट्रीटी है। इस ट्रीटी को यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, इसने बिचौलिया की तरह काम करके भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाया। इससे क्या हुआ, कई सारी जो नदियां हैं उनका बंटवारा किया गया था। अब ध्यान रखना, ये जो ट्रीटी है इसको साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में, 19 सितंबर 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई। और बीच वाला कौन था यहाँ पर, बीच में जो ट्रीटी करवाने वाली बॉडी थी वो था वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी में होता क्या है, जम्मू कश्मीर से जो जाने वाली नदियां हैं, आप देख पाओगे मोस्टली नदियां इंडिया से होकर जा रही हैं। जैसे नाम इसका इंडस वाटर ट्रीटी है, अब इंडस इन सब में सबसे बड़ी नदी है। ये आप देख पाएंगे इंडस नदी तो आ रही है इधर से और इंडिया में एंटर करती है और उसके बाद में ये सीधा जाती है पाकिस्तान के अंदर में और नीचे उतरते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। और ऐसी ज़्यादातर नदियाँ इंडिया से भी जो ओरिजिन हो रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, वो सब पाकिस्तान के थ्रू होकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह होता है कि नदियों को आप देख पाएंगे तो इंडस है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये सतलज है। चिनाब अभी आपको पता होगा, इसके ऊपर एक पुल भी बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है ना। तो इन नदियों का बंटवारा किया गया था इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। बंटवारा इन द सेंस कि भारत सभी नदियों का पानी अपने लिए इस्तेमाल ना करे, कुछ नदियों का पानी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाए। या पाकिस्तान ने यहाँ पर इस ट्रीटी को लेकर एक जोर भी दिया, ये बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे। रीज़न ये था, उन्हें पता है कई बार डिस्प्यूट होंगे, वो अपनी हरकतों से सुधरेंगे नहीं, तो कहीं पानी का जो फ्लो है भारत वो रोक ना दे। अगर हम पानी का फ्लो रोक देते हैं दोस्तों, तो इधर पानी का अकाल पड़ जाएगा पाकिस्तान में, अगर सारी नदियों का पानी का फ्लो रोक देते हैं तो इस बेसिस पर ये ट्रीटी हो चुकी है। अब इस ट्रीटी के तहत भारत चाह कर भी वो पानी का फ्लो नहीं रोक सकता। अब कौन से पानी का फ्लो, मैं आपको ये बताता हूं। हमने 6 नदियों के नाम लिए, कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज और ब्यास। इन 6 नदियों को डिवाइड किया गया, यानी कि अलग अलग, यानी भारत और पाकिस्तान को इन 6 नदियों में से कुछ कुछ नदियों पे हक दिया गया कि आपका हक इस नदी पर है। अब जैसे इंडिया के जब राइट की बात करते हैं तो भारत को दोस्तों कौन सी 3 नदियों पे राइट मिलता है, और इधर यहाँ पे पाकिस्तान को कौन सी 3 नदियों पे राइट मिलता है, जरा इसको समझिएगा। तो ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं कौन कौन सी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चिनाब, झेलम और इंदस। तो इंदस, झेलम, चिनाब, जो ये ऊपर की 3 नदियां हैं, वेस्टर्न रिवर जिनको नाम दिया गया है, ये वेस्टर्न रिवर का राइट जो है ये पाकिस्तान को दिया गया। इंडिया के पास वही राइट है, भारत लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर लिमिटेड राइट्स हैं, यानी कि हम अपना प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, इन नदियों पे